हेलो एवरीवन, स्वागत है इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। आज हम लोग डिटेल एक्सप्लेन करेंगे जीएस पार्ट जो 2021 का असिस्टेंट प्रोफेसर का केमिस्ट्री का पेपर हुआ था उसका, और हम देखेंगे यहाँ से कि किस तरीके के क्वेश्चन एक्चुअली में आते हैं, किस तरीके के एरिया पे आपको फोकस करना है और कैसे उन क्वेश्चन को भी टेक करना है जिनके आंसर एक्चुअली में आपको नहीं पता है। पहला क्वेश्चन है, द प्रवासी भारतीय केंद्र एंड फॉरेन सर्विसेज इंस्टीट्यूशन हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर व्हिच फॉर्मर इंडियन यूनियन मिनिस्टर। प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर किस पूर्व भारतीय केंद्रीय मंत्री के नाम पर रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन था और उस टाइम हमारी जो स्वर्गीय सुषमा स्वराज मैडम थी उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया था, तो उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। अब आपको क्या जानना है कि ये केंद्र है कहाँ पर। ठीक है, एक तरीके की बिल्डिंग थी जो न्यू दिल्ली में है, उस बिल्डिंग का नाम भी इन्हीं के नाम पे पड़ गया था और उस इंस्टीट्यूशन का जिसकी वो मंत्री थी उसका भी नाम पड़ गया था। तो अगली बार एक क्वेश्चन इस पर पूछ सकता है कि ये कहाँ पर स्थित है, और साथ में ऐसे आप कई पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ लीजिएगा जो जिनको कोई बड़ा अवार्ड मिला हो या जिनकी जो बड़े पर्सनैलिटी इनकी डेथ वगैरह हो गई हो लास्ट 2 साल के अंदर, उन पर जैसे अभी आया था कि जो इंडियन स्किल्ड इंस्टीट्यूट्स खुली हैं बॉम्बे में, मैंने उसको डाला हुआ है न्यूज़ में, अब उसे पढ़िएगा, उससे इस बार ज़रूर आएगा क्वेश्चन। जैसे ISC था, IM था, ISER था, वैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, और उसका नाम किस प्रधानमंत्री के नाम पर है उसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग प्लीज़। अगला है, ये आया था उस टाइम का करंट अफेयर का बहुत अच्छा क्वेश्चन था यूपी का, तो करंट अफेयर्स में यूपी का करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ लेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। क्वेश्चन यही था कि आप बताइए कि दीपोत्सव 2019 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। दीपोत्सव 2019 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया था। तो ये जो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट बनी है नई, जिसको फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या बन गया है, वहीं पर हुआ था, जो उस टाइम 5.5 लाख दिया जलाया गया था अयोध्या में। इस बार उसकी संख्या बढ़ रही है, तो आप इस बार इतना ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि जो 2024 में दीपोत्सव मनाया गया दीपावली के अवसर पर, 2 तरीके के दीपोत्सव होते हैं। एक देव दीपावली होती है, वो तो हर साल होती है बनारस में, ठीक है, और एक दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है आपका अयोध्या में। तो आप उसमें संख्या एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक तरीके का अचीवमेंट है, गवर्नमेंट इसको एज अचीवमेंट दिखाती है। और यूपी गवर्नमेंट जो भी अपने काम करती है, जैसे उसने कई सारे नई यूनिवर्सिटी बनाई है, जैसे कि एक यूनिवर्सिटी बलरामपुर में बनी है, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी आपकी आजमगढ़ में बनी है, और मुरादाबाद में बनी है, एक अमरोहा में बनने वाली है, एक सहारनपुर में बनी है। उन यूनिवर्सिटीज़ के नाम भी पढ़ लीजिएगा और टोटल यूनिवर्सिटी कितने, क्योंकि आप उन्हीं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनेंगे तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूपी में कितनी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ये सिविल में भी आ चुका था। ये क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि नोजी ओकोंजो इवेला, द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इज ए रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि ये नाइजीरिया की महिला थी, जो ना कि फर्स्ट फीमेल थी, फर्स्ट अफ्रीकन भी थी। तो 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट अफ्रीकन थी कौन, यही इवेलिया, और साथ में फर्स्ट फीमेल थी जो WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की क्या बनी, डायरेक्टर बनी, ठीक है, और 2021 के टाइम में। अब आता है कि करंटली इस पे क्वेश्चन पूछा सकता है कि करंट में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है। तो इस टाइम जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है, टेड्रोस अधानोम जिब्रियसस, ठीक है, और इनका 5 ईयर का टर्म है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये WTO कहाँ पर, ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैं, सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। सॉरी, जो मैंने आपको बताया वो WHO के डायरेक्टर हैं। इन WTO के बारे में आप जरूर पढ़ के जाइएगा और WHO के बारे में। अगला है कि विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो हमने उस टाइम इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था, और NEP पे अभी भी क्वेश्चन इस बार भी आएंगे। तो उस टाइम जो सबसे पहली डिस्ट्रिक्ट थी वो कौन थी, कर्नाटका थी। अगला क्वेश्चन है
कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ क्वाड। क्वाड के मेंबर कौन कौन है उन्हें याद कर लीजिए। जो क्वाड है उसके मेंबर हैं हमारे, एक तो ऑस्ट्रेलिया है, एक जापान है, एक इंडिया है और एक यूएसए है। तो कौन सा बचा? साउथ कोरिया नहीं है। इस तरीके के जितने नए नए ग्रुप बनने, G7, G20, ठीक है, एशियान, ये सारी चीज़ों को ज़रूर पढ़ के जाइएगा आप लोग, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि टीचर परफॉर्मेंस इज एवेल्यूएटेड ऑब्जेक्टिवली बाय। शिक्षकों के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन क्या किससे किया जाता है? तो जनरली रेटिंग स्केल हम यूज करते हैं और इस रेटिंग स्केल से हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि उसमें कौन कौन सी क्वालिटी बेटर है ना। अगर आपसे पूछे कि कितने टाइप के रेटिंग स्केल होते हैं, तो एक होता है लिकर्ट स्केल होता है, जिसमें आपको स्ट्रांगली एग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री लिखना पड़ता है। आपने कई बार गूगल फॉर्म भरते हैं तो ऐसा आता है। एक होता है न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, जिसमें 1 से 10 तक के नंबर रखे होते हैं, जितने लोग भी सेमिनार अटेंड करते हैं ऐसा होता है। एक होता है ग्राफिंग रेटिंग स्केल होता है, जिसमें ग्राफ के माध्यम से आपको बताना होता है। एक होता है डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल, जिसमें आपको बताना होता है एक्सीलेंट है, गुड है, फेयर है, पुअर है। एक होता है चेकलिस्ट रेटिंग स्केल, ये लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया और बिहेवियर्स डेट रिस्पॉन्ड चेक ऑफ एज ए प्रेजेंट और एब्सेंट। इसका एडवांटेज क्या था रेटिंग स्केल का? ये सिंपल था, एक क्वांटिटेटिव डेटा देता था, ये वर्साटाइल था। डिसएडवांटेज क्या है रेटिंग स्केल का? ये सब्जेक्टिव है, ये सेंट्रल टेंडेंसी बायस्ड है और ये लिमिटेड डिटेल्स रखता है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करते हैं? एक तो टीचर के एवेल्यूएशंस में करते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। ये स्टूडेंट के असेसमेंट में भी करते हैं और ये किसी कोर्स के एवेल्यूएशन में भी करते हैं। 3 चीज़ों में, टीचर्स के एवेल्यूएशंस में, कोर्स के एवेल्यूएशंस में और स्टूडेंट के असेसमेंट में। आपको उन्हीं पुराने पेपर्स को पढ़ के जाना है, जितना मान लीजिए 20 सब्जेक्ट हुए तो 20 सब्जेक्ट के 20 आपका 10 कम से कम जीएस के पेपर बनेंगे, क्योंकि एक दिन में जो सब्जेक्ट होते थे उनका जीएस पेपर सेम होता था। उन जीएस पेपर को आप सॉल्व करना है और हर क्वेश्चन से उससे रिलेटेड पुराने क्वेश्चन रेडी करने हैं और उसी टाइप के नए क्वेश्चन भी रेडी करने हैं। आपको कोई भी क्वेरी आती है जीएस में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम पे ग्रुप है उसमें जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर आपको ऐसे ही 30 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको 60 डेज तक, तो आप जुड़ सकते हैं। मेरा टेस्ट सीरीज आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगला है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिंबल इज नोन एज। अब देखिए आप क्वेश्चन में ही आंसर है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? पिक्टोग्राफ होगा। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है ये जो भी पीएचडी कर रहे हैं कोर्स वर्क में एक पेपर होता है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, वहाँ भी पढ़ते हैं। क्लास 10th में ये होता है आपका मैथमेटिक्स का पार्ट होता है। अगला है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन फॉर ऑल वाज हेल्ड इन 1990 एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लाजवाब क्वेश्चन है ये। मैंने फिर से कहा एजुकेशन से रिलेटेड 4 क्वेश्चन फिक्स है, आप देख लीजिएगा इस पेपर में। एजुकेशन फॉर ऑल एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जो कि 1990 में हुआ था, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों ने जेनेवा लगाया है, लेकिन जेनेवा नहीं है, किसी और का पेपर है, मेरा पेपर नहीं। मैंने इसका प्रॉपर सोल्यूशन यूट्यूब पे एक मैजिक चैनल था उसमें डाला हुआ था, लेकिन वो चैनल डिलीट हो गया, इस नाते मैं दोबारा बना रहा हूँ। नहीं तो जिस दिन पेपर हुआ था शाम में मैंने इसका केमिस्ट्री के साथ साथ जीएस भी डाल दिया था। और ये पेपर है जिसमें मेरे 30 में 24 बिल्कुल सही गए थे और मैं इसका बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं किया था, लेकिन चूँकि सिविल की प्रिपरेशन की वजह से इसमें बेनिफिट हमें मिल गया था। व्हिच वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन फॉर ऑल कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था जोमोती थाईलैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जोमोती थाईलैंड, फ्रॉम March 5th to 9th March 1990। दिस कॉन्फ्रेंस ब्रॉट टुगेदर डेलीगेट फ्रॉम 155 कंट्री। कितने के आए थे? 155। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। रिप्रेजेंटेटिव बाय वेरियस गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल एंड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू डिस्कस द प्रमोट यूनिवर्सल बेसिक एजुकेशन। अगला है, ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है। यूजीसी को पढ़ के जाइएगा भैया, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलत किया था। टू कंट्रोल रीजन वाइज हायर एजुकेशन इन इंडिया, यूजीसी ओपन 6 सेंटर एट पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी एंड बेंगलुरु। व्हेन वेयर दे ओपनड, कब ओपन हुए थे? कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका हम डिटेल्स देखते हैं।
द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज established 6 regional centers across India to oversee and coordinate higher education institutions within their respective regions. These centers are located in गुवाहाटी में, असम जो आपका पार्ट है गुवाहाटी, उसकी जगह गुवाहाटी है, वहाँ आप जानते हैं। ये कवर्स करता था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को, कर्नाटका में बेंगलोर में, ये कवर करता था कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप। महाराष्ट्र में पुणे में था ये, पुणे ये कवर करता था महाराष्ट्र एंड गोवा। तेलंगाना में हैदराबाद में था, कवर्स तेलंगाना एंड आंध्रा। और एमपी में भोपाल में था, कवर्स मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। एंड वेस्ट बंगाल में था ये कोलकाता में, कवर्स वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड एंड ओडिशा। अब ये इसमें जो क्वेश्चन है कि कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये आया था 1994 से 1995। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बनेगा बी। इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बी बनेगा, लगा लीजिएगा। इस पे बहुत लोगों ने उस टाइम गलत किया था इस क्वेश्चन को। अगला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रैंडमाइजेशन इज नॉट डन। इनमें से किस में रैंडमाइजेशन नहीं करते हैं। तो जब जिसका नाम ही सिस्टमेटिक है वो रैंडम कैसे हो सकता है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये भी मेथोडोलॉजी से टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था तरीके का। ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का क्वेश्चन है। द स्मॉलेस्ट यूनिट इन ए डिजिटल सिस्टम इज। आप ICT जरूर पढ़ के जाइएगा, 2 क्वेश्चन कन्फर्म आ रहा है ना। तो आप देखेंगे जो सबसे छोटी यूनिट होती है डिजिटल सिस्टम में वो बिट होती है, बिट होती है, करेक्टर नहीं होती, बिट होती है। तो आप बिट को आंसर लगाएंगे इसमें, तो इसका आंसर क्या बनेगा, बिट बनेगा। अगला क्वेश्चन ये भी आपका ICT के 3 क्वेश्चन है इस पूरे बुकलेट में। आप सोचिए 3 क्वेश्चन 2 पेज का नोट पढ़ने से अगर आपका तैयार हो रहा है तो क्यों नहीं पढ़ रहे। मैं सारे नोट्स प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को अगर आप जुड़ेंगे तो। बिट टेस्ट सीरीज में भी सारे जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा उनके इस एग्ज़ाम को 2 बार निकालने का और साथ में सिविल के कई सारे पेपर देने का, तो आपको करंट अफेयर्स के और GS के वो सारे क्वेश्चन जो फंस सकते हैं एग्ज़ाम में 30 में कम से कम 24-25 वो आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे अगर आप 60 डेज रेगुलर करते हैं तो। अगला है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा जी, बिट बनेगा। अगला है व्हाट डज IP मीन इन द इंटरनेट टेक्नोलॉजी। IP का मतलब क्या होता है इंटरनेट टेक्नोलॉजी में पूछा जाता है। तो इसे आपने पहले भी कई एग्जाम में देखा होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए बिल्कुल सिमिलर दिखने में लगेगा कि आपका सभी सही है, तो ये लेकिन आसान क्वेश्चन है। BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, BSc फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर फॉर केमिस्ट में भी है। इन रेफरेंस टू डिजिटल स्टोरेज ब्लू रे डिस्क, मेरे पास एक 6 पेज का कंप्यूटर का नोट है, प्लीज़ आप उसे पढ़ लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं। या मैं एक आधे घंटे का इस पर वीडियो भी बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। 30 जो ब्लू डिस्क आपका है ये क्या है, एक्सटर्नल है, इंटरनल है या दोनों है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं पहले ब्लू डिस्क होता क्या है। इट इज़ ए डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज फॉर्मेट डिजाइन टू सुपरसीड DVD. It was developed by the Blu-ray Disc Association and released worldwide on June 20, 2006. Here are some key points about the Blu-ray disc. जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है, इसे लगभग 25 GB से 50 GB तक आराम से और भी बढ़ा सकते हैं। हाई डेफिनेशन वीडियो होता है इसमें, जिसका 720 पिक्सल से 1080 पिक्सल, और इवन इसे 4K पे भी चला सकते थे। हाई रेजोल्यूशन ऑडियो होता था, इंटरैक्टिव फीचर्स होते हैं इसमें, कंपैटिबिलिटी होती है। इसका एप्लीकेशन ये था कि मूवीज एंड TV शो में, वीडियो गेम में, डेटा स्टोरेज में, और यह एक तरीके का टिपिकली एक्सटर्नल स्टोरेज है। तो इसका आंसर क्या, अब कोई चीज़ कंप्यूटर में 2 चीज़ों में जनरली बहुत रेयर ही आती है, तो इस नाते इसका आंसर क्या बनेगा, बी ही करेक्ट आंसर है, एक्सटर्नल स्टोरेज। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया। ICT से 4 क्वेश्चन एक पेपर में, इतने बड़े पेपर में अगर एक
5 पेज पढ़ के 4 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको पढ़ना चाहिए, ये मेरा मानना है। नहीं पढ़ेंगे, लास्ट टाइम में पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो आपके क्वेश्चन सही नहीं होंगे। जो जीएस भी अच्छा स्कोर नहीं करेगा वो इस पूरे पेपर से ही आउट है, समझ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आउटपुट डिवाइस। तो पहले देखते हैं प्रिंटर के बारे में क्या ख्याल है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंट देते हैं आपको मिल जाता है। मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी क्या है हमारा, कीबोर्ड इनपुट है। अब आता है स्कैनर। स्कैनर एक तरीके का इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो स्कैनर हमारा इनपुट। अगर इनपुट डिवाइस के कुछ नाम चाहिए तो मैं नाम लिख देता हूँ जिससे आपको यहीं पर याद हो जाए। एक तो कीबोर्ड आपका इनपुट है, माउस आपका कीबोर्ड है, इनपुट है। स्कैनर आपका इनपुट है। माइक्रोफोन भी क्या है, इनपुट है। आउटपुट में कौन आते हैं, मॉनिटर आउटपुट है आपका, प्रिंटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है, प्लॉटर आउटपुट है, BDU भी आउटपुट है। तो आंसर क्या बनेगा, सी इज द राइट आंसर। अब अगला आते हैं कि 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू। तो अब बाइट की पूरी इतिहास में आपको बता देता हूँ। एक बाइट में होते हैं, एक बाइट में होता है 8 बिट। बिट सबसे छोटा है। 1 KB में, 1 किलोबाइट में होता है 1024 बाइट। 1 MB में होता है 1024 KB। 1 GB में होता है 1024 MB। 1 TB में होता है 1024 GB। आप इसे प्लीज़ याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 16। आई थिंक इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। इन रेफरेंस टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन है जो कभी किसी से गलत नहीं हुए होंगे। वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन, इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो तीनों से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ही कहलाएगा एक तरीके का, है ना। तो अगर इसका सही आंसर, ऐसे बहुत लोगों ने ए लगाया होगा फर्स्ट एंड सेकंड, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑल होना चाहिए, क्योंकि नॉइज पॉल्यूशन भी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का एक तरीका है, एक मतलब एक फैक्टर है। अब डे से एक क्वेश्चन हर पेपर में आए हैं, तो लगभग 22 डे होते हैं। मैंने इसका ट्रिक बनाया हुआ है, आप उस ट्रिक को पढ़ लेंगे तो पूरे साल में जो मुख्य डे होते हैं, जो PCS में आते हैं, SSC में आते हैं और IAS में आते हैं, और जो आए हुए हैं आप उन्हें पढ़ लीजिएगा। द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, आल्सो नोन एज वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन May 22. This day was established by the United Nations to promote awareness and action for the conservation of biodiversity. The theme for 2024, आपका जो थीम है याद कर लो, थीम पूछ लेगा सीधे। अब कहते हैं पेपर आउट नहीं होता, पेपर इस तरीके से आउट होता है कि जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं ना, प्रीवियस ईयर का हेल्प लेते हैं, उसमें नई चीज़, जैसे बी पार्ट ऑफ द प्लान, बी पार्ट ऑफ द प्लान, ये इसका क्या है, इस बार का थीम है। which emphasizes the importance of collective effort to combat biodiversity loss and implement the coming Montreal Global Biodiversity Framework. अगला है द टर्म फोर्थ वर्ल्ड, चौथा विश्व कौन सा है? तो पहला विश्व है जो हाईली डेवलप्ड है, दूसरा विश्व है उन कंट्री का जो डेवलप्ड है, तीसरा वो है जो डेवलपिंग है, चौथा है जो लीस्ट डेवलप्ड है, न्यूनतम विकसित है ना। जो न्यूनतम विकसित है, अगर आप इनकी एग्जाम्पल चाहिए तो आप जान सकते हैं कि जो बुशमैन है, जो आदिवासियों का समूह है, बहुत सारी कंट्रीज में अलग से कंट्री बन गई, जनरली ये ट्राइबल कंट्रीज हैं और साउथ अफ्रीका वाले रीजन में बहुत ज़्यादा है, तो उनको हम बोलते हैं चौथा विश्व। अगला है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कोल्ड लोकल विंड है ना व्हाइलिंग डाउन द रोन वैली। रोन वैली कहाँ पर है ये पढ़ना है। और ऐसे जो भी ठंडी हवाएं हैं, गर्म हवाएं हैं, खूनी हवाएं क्या होती हैं, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, इन सब के ट्रिक्स हैं मेरे पास। आप 5 से 6 पेज में पूरी ज्योग्राफी से जो क्वेश्चंस आने लायक हैं आप कर सकते हैं अच्छी तरीके से, उतने करके जाना उसी को बार बार। आप इसमें पूरी केमिस्ट्री की आप कहोगे कि मैं खुल्लर साहब की बुक पढ़ लूँगा, तो आपके पास टाइम नहीं है। आपको ट्रिकी वे में
पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और हिस्ट्री पढ़ना है। उनसे क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करके देखना है कि हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो द कोल्ड लोकल विंड ब्लोइंग डाउन द रोन वैली इज नोन एज द मिस्ट्रल। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये मेरा पहला क्वेश्चन था इस एग्जाम का जो मैंने सही करा था, पहले इसी को देखा था। द मिस्ट्रल इज स्ट्रॉन्ग कोल्ड नॉर्थ वेस्टली विंड दैट अफेक्ट द मेडिटेरेनियन रीजन ऑफ फ्रांस, पर्टिकुलरली द रोन वैली। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि रोन वैली किस कंट्री में, तो फ्रांस में है। इट इज नोन फॉर द हाई स्पीड एंड कैन ब्लो फॉर डेज एट ए टाइम, significantly affecting the weather and climate of the region. The mistral is most intense during the winter and spring month, and it play an important role in shaping the agricultural landscape of southern France. अगला है फिर बायोडाइवर्सिटी के दो क्वेश्चन, एक बायोडाइवर्सिटी का डे पूछा गया है। बायोडाइवर्सिटी मतलब वो होता है कि ऐसा कोई एरिया जहाँ पे प्लांट और एनिमल की बहुत सारी प्रजातियाँ विकसित होती हों। तो ऐसी जगह विकसित होगी जहाँ पे नमी हो, हवा भी हो, मिट्टी भी हो, पानी भी हो, सब कुछ हो। तो इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल बनता है वो वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। और इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। सुंदरबन का डेल्टा क्या है, बे ऑफ बंगाल क्या है, ईस्टर्न घाट क्या है, थार डिजर्ट क्या है। अब डिजर्ट में तो उतनी प्रजातियाँ होंगी नहीं, लिमिटेड होती हैं, तो डिजर्ट तो लगाइएगा ही नहीं। 21 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लगभग जानते हैं इसमें 5000 स्पीसीज हैं जो फ्लोरिंग प्लांट हैं, 139 मैमल्स हैं, 508 तरीके की बर्ड हैं, चिड़िया हैं, 179 तरीके के एम्फीबियन स्पीसीज हैं। ठीक है, कुछ आपके इंडेमिजम में जैसे पर्पल फ्रॉग हैं, प्रोटेक्टेड एरिया भी है यहाँ पर। अब आते हैं क्वेश्चन देखते हैं लिस्ट वाली। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं लेकिन इसमें इतना आसान नहीं था। करीब ये 25-30 आपके पास वर्ड होते हैं, याद कर लीजिएगा। इनमें से अगर 2 आपको याद हो गए तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आता है विटीकल्चर का मतलब होता है अंगूर की खेती। तो ए के सामने 4 को लेके आओगे तो ए और सी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगला आता है वेजिकल्चर। वेजिकल्चर का मतलब क्या हुआ, तो वेजी से वेजिटेबल बिल्कुल मत ढूंढिएगा। ठीक है, जो आपके पास वेजिकल्चर होता है वो अलग चीज़ होती है, उसको आपको पढ़ना है। ये ना इसका मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड क्रॉप्स। तो वेजिकल्चर को थर्ड से जोड़ दीजिए। गलती क्या करेंगे, बी के सामने वन लेके आएंगे, बी के सामने वन लेके आएंगे तो गलती होगी आपसे। अगला क्या है, पीसी कल्चर। अब पीसी कल्चर क्या चीज़ होती है जी, तो ये क्या है, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग एंड ब्रीडिंग फिश इन कंट्रोल एनवायरनमेंट। तो सी के सामने 2 को लेके आओ। तो आपको कहानी तो क्लियर हो गई है कि, और जो ओलेरी कल्चर होता है वेजिटेबल फार्मिंग होती है। वेजिटेबल फार्मिंग देखिए बिल्कुल अलग लग रहा है, जो अंदाजे से करेंगे वो बी को 1 के सामने लाएंगे, तो इसका आंसर बनेगा बी। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इज लोकेटेड एट। कहाँ पर है ये स्थित, तो जितने भी इंस्टीट्यूट अच्छे हैं जो फेमस हैं जिस पे गवर्नमेंट का ध्यान है, आप पढ़ लीजिएगा प्लीज, आते हैं। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इज लोकेटेड एट A15 पर्यावरण कॉम्प्लेक्स साउथ ऑफ साकेत, न्यू दिल्ली। तो हम लोग चूँकि वहीं पे प्रिपरेशन किया, IIT दिल्ली में पढ़ा है, तो चूँकि हम लोगों के लिए ज़्यादा नोन है, लेकिन फिर भी अलग अलग जगहों का हमें नहीं आता, तो हम उसे पढ़ लें ज़रूर। जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के जिस पे गवर्नमेंट का फोकस है, तो ये जो है न्यू दिल्ली में है। और ये जब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो उस टाइम क्या था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 1980 में। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लाई नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए बहुत सारे गाने बने हैं, मैंने भी बनाए हुए हैं जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो आता है, जो रास्ते आपने जब भी भारत का वो खोलेंगे मैं पैसे आ जाता है, तो इस पर गुजरात आता है, राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड आता है, वेस्ट बंगाल आता है, त्रिपुरा आता है, मिजोरम आता है। ठीक है, तो ये तीनों तो इसके ऊपर ही आ रहे हैं ना, तो बचा कौन, डी जो है यहाँ पर होता है। तो मणिपुर से 2 क्वेश्चन एक पेपर में, सोचिए आप, एक स्टेट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन। अगला है
Which one of the following state is ranked economically at the top but lowest on the basis of sex ratio? निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो आपका इसका आंसर क्या बनेगा? हरियाणा बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन आज भी वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स है, बच्चियों की जो संख्या है वो कम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस? तो सबसे पहले कौन सा हमारा है? वो है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, सॉरी सी है, इसका आंसर होगा ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर सबसे नज़दीक है हमारा, जो 8 से 15 किलोमीटर के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन था, चूंकि ये क्वेश्चन क्या है, ये करंट अफेयर्स का है, ऐसे क्वेश्चन बदलते रहते हैं, उस टाइम का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन किस बुक से लिया गया था मैं बता दूं। हर साल जो इकोनॉमिक डेटा गवर्नमेंट रिलीज करती है लगभग 5 से 10 पेज का होता है, शॉर्ट फॉर्म में आपको मिल जाएगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे चैनल में डाला भी है। इस साल का और लास्ट ईयर का जरूर पढ़ लीजिएगा, उसमें डेटा होता है। तो ये जो घाटा हुआ था एक्चुअली में वो 23.9% का, इस सिविल में भी क्वेश्चन आया था, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Which type of bank have been established in India as a differentiated बैंक? तो कमर्शियल बैंक तो पहले से ही थे, अब बचे कौन? एक तो पेमेंट बैंक, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो 1 and 2 सही है, बैंकिंग सिस्टम भी बढ़ के जाना। आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये। हाउ मेनी टाइम्स हैज द फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर इन इंडिया सो फार? ये आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है कि आप कोई ना कोई तो लगाओगे। तो भैया भारत में इमरजेंसी 3 तरीके की होती है ना, उनमें से जो फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में कभी नहीं लगी, तो इसका आंसर क्या बनेगा? डी बनेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आर्टिकल 360 में होता है, तो इससे भी याद रखेंगे कि इस आर्टिकल में है, 360 में है। द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये हमारे पास का एक स्टेट है, यूपी का एक पार्ट ही था सबसे पहले, देहरादून, जिस राजधानी है देहरादून में था। विच स्टेट है डिक्लेयर एज ए मॉडल स्टेट फॉर बंधन विकास योजना? तो बंधन विकास योजना का जो मॉडल स्टेट है वो मणिपुर है। मणिपुर से 2 क्वेश्चन इस पेपर में है। तो ये 30 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस रेगुलर मिलेंगे, रोज मिलेंगे आपको सामने विद फुल एक्सप्लेनेशन। आप कहीं से भी पढ़िए, किसी भी बुक से पढ़िए, पुराने साल के क्वेश्चन जो 20-25 क्वेश्चन हुए हैं, लगभग 40 सेट बन जाएंगे, 46 के 46, 47 और 50 लेकर के। उन 40 सेट में जो क्वेश्चन आए होंगे 1200 क्वेश्चन लगभग बनेंगे। उन 1200 क्वेश्चन की डिटेल स्टडी करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं और किस पर फोकस कर रहे हैं एग्जामिनर, पूछना क्या चाह रहा है। आप बहुत सारा पढ़ के जाएंगे तो वहाँ पर आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। आपको लगभग 25 से 30 पेज का एक शॉर्ट नोट बनाना है, क्योंकि 2 महीने का ही आपके पास टाइम है। और साथ में रेगुलर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और मैं टेस्ट सीरीज में ही सारा सिलेबस डाल रहा हूँ, तो ये बेनिफिशियल होगा। उम्मीद है कि सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उन सभी लोगों तक पहुँचाइए जो इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।